वेरी मच। आप सबको मेरा सत श्री अकाल। सम्मानित मंच और यहाँ पर आए हुए मेरे मीडिया के साथियों, मैं आपको पहले एक कहानी सुनाना चाहती हूँ और उस कहानी से आप निष्कर्ष निकालिए कि क्या अन्याय हुआ है, क्या मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस थे या नहीं थे। एक प्रोसेस होता है रिवर्स इंजीनियरिंग। आपको पता है रिजल्ट मुझे ये चाहिए तो मैं पीछे के कदम बनाना शुरू करता हूँ। रिवर्स इंजीनियरिंग के इस प्रोसेस में मोदी सरकार ने मन बना लिया था कि राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द करना है, सदस्यता को खत्म करना है। और वो मन तब बना जब 7 फरवरी 2023 को राहुल गांधी जी ने 50 मिनट के अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी की कलई खोलकर रख दी, उनका बेनकाब कर दिया, उस सच्चाई का पर्दाफाश कर दिया जो आज सारा देश पूछ रहा है। ये रिश्ता क्या है अडानी और मोदी का, और अडानी पर इतने मेहरबान क्यों है मोदी और जांच क्यों नहीं कराते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग ये थी कि हमें इनको डिस्क्वालीफाई करना है, इनकी सदस्यता रद्द करनी है, क्योंकि जब जब ये सदन में बोलेंगे तब तब और पर्दाफाश होगा। तो रिवर्स इंजीनियरिंग में रिजल्ट पता था, अब उसके लिए ट्रिगर चाहिए था। ट्रिगर क्या हो सकता है? एटलीस्ट 2 साल की सजा इनको मिले जिससे कि इनकी सदस्यता रद्द हो जाए, ये ट्रिगर था। अब उस ट्रिगर के लिए एक ऐसा केस चाहिए था कि वो काम तुरंत हो जाए। तो बाकी जो फर्जी केसेस में फंसाया हुआ है इन्होंने राहुल जी को, उसमें तो तुरंत कार्रवाई हो नहीं सकती थी। तो इन्होंने तुरंत कार्रवाई के लिए एक ऐसा केस ढूंढा जिसमें कि इनको तुरंत सजा हो जाए। और वो केस इनको सूरत की एक अदालत में मिला जो कि डोरमेंट पड़ा हुआ था, डेड पड़ा हुआ केस था। और एक ऐसा केस था जिसमें याचिकाकर्ता ने, जो पेटिशनर है, उसने हाई कोर्ट में जाकर उस कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए एप्लीकेशन डाली हुई थी, रोक लगी हुई थी। उस केस को पुनर्जीवित किया जाता है, वो एप्लीकेशन विड्रॉ करी जाती है, अभी उसके बारे में बात करूंगी। 15 से 20 दिन के अंदर सारी कार्रवाई हो जाती है, जजमेंट रिजर्व हो जाता है और 23 मार्च को जजमेंट आता है। और जजमेंट आता है 2 साल की सजा का। ये अनप्रेसिडेंटेड है इंडिया की न्यायपालिका, इंडिया की जुडिशियल हिस्ट्री में आज तक अवमानना के लिए जिस जुर्म में उनको फंसाया जा रहा था उसके लिए कभी भी 2 साल की सजा नहीं मिली है। लेकिन ये 2 साल की अगर सजा नहीं मिलती तो राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई ये नहीं कर पाते। अगर सजा 1 साल 11 महीने 29 दिन की होती तो राहुल गांधी जी का डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता। तो मैं आपके सामने ये कहानी इसलिए बयां कर रही हूं क्योंकि रिजल्ट जो मोदी सरकार चाहती थी वो था कि राहुल गांधी जी सदन में ना रहे, उनकी सदस्यता रद्द करी जाए। और सारा स्वांग रचा गया कि कैसे उस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। और कुछ भी और कहने से पहले मैं 3 तथ्य आपको और बताना चाहती हूं। राहुल गांधी जी का माइक स्विच ऑफ किया जाता है। वो 7 तारीख का जो उद्बोधन करते हैं, जो भाषण देते हैं, उसके 18 अंक एक्सपंज किए जाते हैं। और वो सारे अंक हैं, मैंने क्योंकि वो खुद से देखा और पढ़ा है, वो सारे अंक हैं जहां पर मोदी और अडानी का साथ में नाम आ रहा है। कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एक्सपंज नहीं करी गई है, शब्द एक्सपंज किए गए। जहां जहां मोदी और अडानी का नाम साथ आ रहा है वो 18 अंक एक्सपंज कर दिए जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के 45 दिन बाद एकदम से दिल्ली पुलिस जागती है, उसको नाम चाहिए महिलाओं के। 3 दिन में 2 बार राहुल गांधी जी के घर दिल्ली पुलिस पहुंच जाती है। उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए एक जजमेंट आ जाता है, 2 साल का उनको सजा मिलती है और उससे उनकी सदस्यता चली जाती है। तो ये जो सारा प्रकरण है, ये जो स्वांग रचा गया, ये दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र का चीरहरण और विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज को, जो आपकी आंख में आंख डालकर मोदी और अडानी के संबंध पूछता है, उसको चुप कराने का प्रयास है। लेकिन वो डरपोक कायर तानाशाह ये भूल गया कि जितना आप सच को दबाइएगा उतनी ताकत से सच उभरता है। सच की ये ताकत है, आप सच पर जितना दबाव बनाइएगा सच वहां से और तमाम जगह से उसी ताकत से उभरता है। और वही हुआ। राहुल गांधी जी 4 बार के सांसद हैं। जनता ने चुनकर उनको अपना आशीर्वाद देके सदन में पहुंचाया और जैसा कि हर सांसद को घर मिलता है उनको भी घर मिला। उनकी सदस्यता रद्द करने में जो तत्परता
मोदी सरकार ने दिखाई वो घटिया राजनीति है। आपको लगता है राहुल गांधी जी अगर सदन में नहीं रहेंगे तो वो डर के बैठ जाएंगे, आपको लगता है आप उनका घर छीन लेंगे तो वो चुप होकर बैठ जाएंगे। राहुल गांधी जी की रगों में वो खून है जिन्हें उन्हें शहादत दी है, और राहुल गांधी जी उस परिवार से आते हैं जिसने 40 बीघे के ऊपर बना हुआ आनंद भवन और स्वराज भवन जैसे राजमहल इस देश की आजादी के लिए दान में दे दिए थे। वो उस दादी के पोते हैं जिन्होंने अपने सारे जेवर 1962 के भारत चीन युद्ध में भारत के राजकोष में दान में दे दिए थे। आपको लगता है राहुल गांधी जी को इससे फर्क पड़ेगा? आप मुगालते में हैं, आपके दांव एक के बाद एक गलत पड़ रहे हैं, क्योंकि आपके सारे दांव इस देश के विपक्ष को चुप कराने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए, विपक्ष को डराने और धमकाने के लिए है। विपक्ष लामबंद होकर आज सारा विपक्ष एक साथ एक समूचे स्तर से एक ही मांग कर रहा है। अडानी के ऊपर आक्षेप बहुत सारे हैं, अडानी के ऊपर आक्षेप बहुत गंभीर हैं, आरोप बहुत गंभीर हैं, उनकी जांच कराइए, जेपीसी गठित करिए। अगर आपका गिरेबान साफ है, अगर आप कोई चीज छुपाना नहीं चाहते तो आप जेपीसी से क्यों भाग रहे हैं? 75 साल में पहली बार सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है। सत्ता पक्ष नारेबाजी करता है, वेल में आता है, अवरोध पैदा करता है कि सदन ना चले, क्योंकि सदन चलेगा तो अडानी और मोदी की बखिया और उधेड़ी जाएगी। और अब ये क्या डर गए? अब तो परत दर परत खुलती जा रही है अडानी और मोदी की, और जिसको रंग पोत कर एक छवि बनाई गई थी वो छवि ध्वस्त हो गई है। उस व्यक्ति का कायरता, उस व्यक्ति का खोखलापन आज सारा देश देख रहा है। और आज सारा देश यही सवाल पूछ रहा है जो हम सदन में और सड़कों पर पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या है जो पूरी की पूरी सरकार, पूरा तंत्र, सारे मंत्री, सारे सांसद, गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक एक व्यक्ति के बचाव में मोर्चा संभाले हुए हैं। एक व्यक्ति के बचाव में सब लोग मैदान में उतर गए, और वो व्यक्ति गौतम अडानी है। और अब मैं कुछ सवाल दोहरा देती हूं जो राहुल गांधी जी ने सदन में उठाए थे और लगातार उठा रहे हैं। गौतम अडानी एक समूह के मालिक हैं। 2014 के पहले वो विश्व की जो सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची बनती है उसमें 609 नंबर पर थे। ऐसी कृपा करी मोदी जी ने कि 8 से 9 साल में वो नंबर 2 पर आ गए। चलिए, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं, लोग अमीर हों, अच्छा लगता है। लेकिन वो किसके ऊपर चढ़कर अमीर हो रहे थे? उन शवों पर कौन लेटा था यह बताना जरूरी है। गौतम अडानी के लिए आपने रूल्स बदले। आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री, आपके नीति आयोग ने लिखित में दिया कि किसी भी व्यक्ति को 1 या 2 से ज्यादा एयरपोर्ट नहीं देने चाहिए डेवलपमेंट के लिए। लिखित में दिया कि जिसके पास एयरपोर्ट डेवलपमेंट का या एयरपोर्ट का प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है उसको मत दीजिए एयरपोर्ट। आपने एक साथ 6 एयरपोर्ट नियम बदलकर अपने लोगों की अनसुनी करके गौतम अडानी की झोली में डाले। आपने गौतम अडानी को एकाधिकार और मोनोपोली दी नियम बदल के पोर्ट्स की। आपने उनको मोनोपोली दी नियम बदल के एसईजेड की। और यह प्रमाण है, यह हम प्रमाण के साथ बोल रहे हैं कि नियम एक व्यक्ति के लिए बदले गए। और सवाल यही है कि ये नियम क्यों बदले जा रहे हैं और किस प्रेशर में आके बदले जा रहे हैं, किस दबाव में आके बदले जा रहे हैं। उसके बाद गौतम अडानी पर आक्षेप और आरोप है कि उनकी शेल कंपनीज का एक वेब है, 38 शेल कंपनीज है, और उस शेल कंपनीज के माध्यम से बेनामी पैसा उनके समूह में आया है। गौतम अडानी इस देश के पोर्ट्स के, एयरपोर्ट्स के, रिन्यूएबल एनर्जी के, सीमेंट के, तमाम ऐसे क्षेत्र के, डिफेंस के एकाधिकार, ही इज अ लीडिंग मोनोपोली इन दीज सेक्टर्स। और सरकार को फर्क नहीं पड़ता, एक चीनी नेशनल का नाम आ रहा है, एक चाइनीज नेशनल का। सरकार को फर्क नहीं पड़ता कि अगर बेनामी पैसा आ रहा है तो ये किसका पैसा है, और ये उन क्षेत्रों में आ रहा है जो हमारे लिए स्ट्रेटेजिक, रणनीतिक और घातक साबित हो सकते हैं। अगर कोई और होता तो सरकार की ईडी, सरकार का सीबीआई, सरकार का डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एसएफआईओ, एमसीए, आरबीआई, सेबी, इरडा, हर एजेंसी लग गई होती। लेकिन गौतम अडानी की जांच नहीं करना चाहती है सरकार। और एक बहुत बड़ा प्रश्न यह उठता है कि गौतम अडानी के समूह में एलआईसी और एसबीआई ने पैसा क्यों लगाया? डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड गौतम अडानी के समूह में पैसा नहीं लगाते हैं। किसने मजबूर किया उनको कि पैसा लगाया? और यह भी एक सच है कि एलआईसी ने जो पैसा लगाया था 29,000 करोड़, वो पैसा डूब गया, आज उनका इन्वेस्टमेंट नेगेटिव है।
इसका जवाब कौन देगा? और इसका जवाब देने का काम और दायित्व केंद्र की सरकार पर है। लेकिन केंद्र सरकार की एक भी एजेंसी जो विपक्ष के पीछे पड़ जाएगी, जो उनसे सवाल करने के पीछे पड़ जाएगी, जो ब्यूरोक्रेट्स के पीछे पड़ जाएगी, जो रेगुलेटर्स के पीछे पड़ जाएगी, गौतम अडानी की जांच नहीं कराना चाहते हैं। और ये लोग ऐसे लोग हैं कि ये बिना पलक झपकाए झूठ बोलते हैं। ये क्या छिप रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट कमेटी। सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है वो गौतम अडानी की जांच करने के लिए नहीं बनी है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का टर्म्स ऑफ रेफरेंस बिल्कुल क्लियरली इंडिकेटेड है, रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। वो नहीं पूछ रहे कि 82 गुना कैसे उनके स्टॉक्स बढ़ गए, वो नहीं पूछ रहे कि ये जो 20,000 करोड़ है ये किसके लगे हैं अडानी समूह में, वो नहीं पूछ रहे कि शेल कंपनीज किसकी हैं, वो नहीं पूछ रहे कि ये जो चीनी नेशनल है ये कौन है। ये काम सरकार का है और सरकार ये काम करना नहीं चाहती है। और हमारे लिए मुद्दा इसलिए जरूरी है क्योंकि जब गौतम अडानी 1600 करोड़ रुपए प्रति मिनट कमा रहे थे तो इस देश के लाखों लघु मध्यम उद्योग, लाखों एमएसएमईज लगातार बंद हो रहे थे। जब गौतम अडानी 609 नंबर से 2 नंबर की कुलाचे मार रहे थे तो 83% इस देश की आबादी की आय घट रही थी और उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद आप इनसे महंगाई की बात करिए तो ये कहते हैं हम लहसुन प्याज नहीं खाते। आप इनसे रोजगार की बात करिए, कहते हैं पकौड़े तल लो। आप इनसे चाइना की बात करिए, ये कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं है। आप इनसे अडानी की बात कर लीजिए तो 2 घंटा 40 मिनट नरेंद्र मोदी 2 सदनों में बोलते हैं, कांपते हाथों से पानी पीते हैं क्योंकि डर के मारे गला सूखता है, जो सवाल राहुल गांधी ने उठा दिए। लेकिन उसके बाद भी ये कहते और करते कुछ नहीं है अडानी पर। तो सवाल बनेगा कि सारी सरकार, सारा तंत्र, सारी एजेंसीज क्यों इस्तेमाल करी जा रही है गौतम अडानी को बचाने के लिए। और मैं राहुल गांधी की बात कर लेती हूं, जो व्यक्ति 4000 किलोमीटर की पदयात्रा तय करता है कन्याकुमारी से कश्मीर और इस आशय से करता है कि जो सपने और जो हौसले बिखर गए इस देश के उसको जोड़ना है मुझे, जो इस आशय से करता है कि हर धर्म, हर जात, हर समुदाय, स्त्री या पुरुष, हम सब एक बराबर हैं और हम सब का हक है हिंदुस्तान में, आपको लगता है कि वो किसी का अपमान कर सकता है? क्या क्या वाहियात बातें करती है भारतीय जनता पार्टी। आज पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो चुकी है। आज भारतीय जनता पार्टी बचाव कर रही है, डिफेंस कर रही है, डिफेंड कर रही है उन भगोड़ों को जो हिंदुस्तान के लाखों करोड़ रुपए की चपत लगाकर चोरी कर इस देश से भाग गए और 9 साल से प्रधानमंत्री और पूरी उनकी सरकार झुंझुना बजाती रही, आपकी आंखों में धूल झोंकती रही, लेकिन एक भी व्यक्ति को ला नहीं पाए। कहां है नीरव मोदी, कहां है ललित मोदी, कहां है मेहुल भाई? क्यों नहीं ये लोग वापस देश लाए जा पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं सबकी साठ गांठ है, कहीं ना कहीं जिसको इस देश की हिफाजत करनी थी, जिसको इस देश के लिए खड़ा रहना था, वो इन चोरों की हिफाजत कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि राजनीति और सार्वजनिक जीवन में नैतिकता से बड़ा कुछ नहीं होता है। क्या सरकार की नैतिकता है कि आप भगोड़ों को आज बचाव कर रहे हैं, आप चोरों का बचाव कर रहे हैं, आप गौतम अडानी के उन आक्षेपों का बचाव कर रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि वो बेनामी पैसा इस देश में ला रहे हैं, उसमें चीनी लोग इन्वॉल्व है। क्या हो गया है इस सरकार को? लेकिन ये देश देख रहा है और ये देश देख रहा है कि आपके जुल्म की जो ताकत है और पूरी ताकत से आप जुल्म कर रहे हैं। आप राहुल गांधी के ऊपर अपनी पूरी ट्रोल आर्मी छोड़ते हैं, वो कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आपसे सीखता हूं। आप राहुल गांधी के ऊपर अपने सारे के सारे सांसद और मंत्री छोड़ देते हैं, वो अनर्गल झूठ बोलते हैं। यूके में उन्होंने ये कहा, यूके में उन्होंने वो कहा, उनको सदन में आकर बात करनी चाहिए। लिखित in writing he has asked for permission from the speaker, in writing twice, मुझे सदन में बोलने का मौका दिया जाए। मिलकर बोला स्पीकर से मुझे सदन में बोलने का मौका दीजिए और स्पीकर उनसे हंस के कहते हैं वो मैं कर नहीं सकता हूं, मेरे साथ एक कप चाय पी लीजिए। क्यों नहीं कर सकते स्पीकर? क्योंकि सबको पता था कि अगला भाषण फिर अडानी पर होगा और फिर बखिया उधेड़ी जाएगी नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी की। तो सबसे अच्छा है संसद ही मत चलने दो, सदस्यता रद्द कर दो। और इस तरह के जुल्म राहुल गांधी के लिए नए नहीं है। आपके ट्रोल, आपके मंत्री, आपका तंत्र, आपकी एजेंसी क्या उन्हें भयभीत कर सकते हैं? जब एक व्यक्ति खड़ा होकर यह कह देता है कि मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, जिस व्यक्ति ने लोगों के घर में तो छोड़िए लोगों के दिल में घर कर लिया है, उस व्यक्ति के लिए आज पूरा देश अपने घरों के दरवाजे खोल के खड़ा हो गया है। आप देख रहे हैं ना सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, मेरा घर आपका घर। हर व्यक्ति यह कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो हमारे हक के लिए लड़ रहा है उसके लिए हमारे घर के दरवाजे खुले हैं। और मैं अंत में सिर्फ एक बात कहूंगी और यह बात कहनी जरूरी है।
नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को लगता है कि बिना सत्ता के या बिना सदस्यता के राहुल गांधी चुप हो जाएंगे। सत्ता की जरूरत नरेंद्र मोदी को है और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता की जरूरत है, क्योंकि अगर उनके पास सत्ता नहीं रहेगी तो वो विपक्ष को प्रताड़ित कैसे करेंगे, लोगों के यहां ईडी कैसे भेजेंगे, लोगों के यहां सीबीआई कैसे भेजेंगे। नरेंद्र मोदी जी को सत्ता की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर सत्ता नहीं होगी तो भारत के सदन की कार्यवाही को लोकसभा टीवी 16-16, 17-17 मिनट के लिए म्यूट कैसे करेगा। अगर उनके पास सत्ता नहीं होगी तो सांसदों के माइक कैसे ऑफ करेंगे। अगर उनके पास सत्ता नहीं होगी तो राहुल गांधी की सदस्यता कैसे रद्द की जाएगी। लेकिन राहुल गांधी को सत्ता की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि वो सच के साथ खड़े हैं और सच का साथ देना सबसे बड़ा पराक्रम है। जिसके दिल में सच और साहस है वो गांधी की राह पर है और महात्मा गांधी हमारी प्रेरणा है। यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री मोदी को भी वैधता तो गांधी के नीचे ही सर झुकाकर मिलती है। मेरा अपना मानना है ये लंबी लड़ाई है। हम आह्वान करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं उन सब लोगों का जो इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है। ये टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी सिर्फ इंडिया का नहीं है, ये उन शाश्वत सचों का इम्तहान है, उन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ का इम्तहान है जिसको सुनकर हम सब बड़े हुए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सच बोलना चाहिए, अन्याय की खिलाफत करनी चाहिए। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो बेडरॉक ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन होता है और ये टेस्ट पर है। 16 मार्च को राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था और ये कह के मैं अंत करती हूं कि इंडियन डेमोक्रेसी इज ऑन टेस्ट। इफ डेमोक्रेसी वाज फंक्शनिंग आई विल बी अलाउड टू स्पीक इन पार्लियामेंट। 8 दिन बाद राहुल गांधी जी को अवसर देना तो दूर की बात है, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। लेकिन राहुल गांधी ने जैसे कहा है, ना वो डरेंगे, ना वो झुकेंगे, ना वो माफी मांगेंगे। वो डट कर लड़ेंगे और आपको मजबूर करेंगे कि आपको अडानी पर चर्चा करनी पड़ेगी, जवाब देना पड़ेगा और जो संरक्षण है वो हटाना पड़ेगा। मेरा अपना मानना है कि ये देश देख रहा है और ये देश बहुत कुछ बर्दाश्त करता है, लेकिन ये देश का लोकतंत्र इस तरह से चीरहरण किया जाएगा, बर्दाश्त कतई नहीं करेगा। धन्यवाद, आपके सवालों का स्वागत है। मैं एक चीज और बोलना चाह रही हूं और ये आपकी रिपोर्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। हमारा न्यायपालिका में पूरा विश्वास है, हमारा अटूट विश्वास है न्यायपालिका में, लेकिन कुछ तथ्य आपके सामने रख देती हूं, आप अपना कंक्लूजन ड्रॉ करिएगा। 2019 अप्रैल में कोलार कर्नाटक में राहुल गांधी जी ने एक भाषण दिया। उसका केस पूर्णेश भूतवाला, उसका नाम भूतवाला था, उसने बाद में अपना नाम बदल के पूर्णेश मोदी कर दिया, जो याचिका करता है, वो केस दायर करते हैं सूरत की गुजरात के एक कोर्ट में। वो केस दायर होता है 2021 में। राहुल जी वहां जाते हैं इन पर्सन, अपना वक्तव्य, अपना जो भी डिफेंस था वो रिकॉर्ड कराते हैं। मजिस्ट्रेट दवे उस टाइम पर उस केस को देख रहे थे। फाइनल आर्ग्यूमेंट्स का टाइम आता है, एकदम से पूर्णेश भूतवाला अर्थात पूर्णेश मोदी अहमदाबाद के कोर्ट पहुंच जाते हैं और अहमदाबाद के कोर्ट में वो जाकर कहते हैं कि मेरी जो अदालत में कार्रवाई चल रही है उस पर स्टे लगा दीजिए। ये याचिकाकर्ता ने किया है, ये हमने नहीं किया है। स्टे मिल जाता है, कार्रवाई जो है स्थगित हो जाती है सूरत की अदालत में, ये केस डोरमेंट हो जाता है। 7 फरवरी को राहुल गांधी जी भाषण देते हैं सदन में। अब 2023 में आ चुके हैं हम लोग। 7 फरवरी को राहुल गांधी जी भाषण देते हैं सदन में और नरेंद्र मोदी जी और गौतम अडानी जी की बखिया उधेड़ कर रख देते हैं और सारे देश के सामने सच सामने आ गया कि कहां किसके तार जुड़े हुए हैं। 7 फरवरी के 9 दिन बाद 16 फरवरी को पूर्णेश भूतवाला अर्थात पूर्णेश मोदी वापस अहमदाबाद हाई कोर्ट जाते हैं और कहते हैं कि जो मैंने स्टे की एप्लीकेशन दी थी, जिसके बदौलत स्टे लगा हुआ था, वो एप्लीकेशन मैं विथड्रॉ कर रहा हूं। 9 दिन बाद उस स्पीच के वो एप्लीकेशन विथड्रॉ होती है। नए मजिस्ट्रेट वर्मा, जिनका अभी अभी प्रमोशन हुआ है, उसके बाद जब उन्होंने वो जाते हैं, ये पूरा मामला दोबारा से शुरू होता है। 22 फरवरी 2023 को ये मामला पुनः सुना जाता है, फाइनल राउंड्स ऑफ आर्ग्यूमेंट होता है, जजमेंट रिजर्व हो जाता है और 23 मार्च को जजमेंट आता है कि राहुल गांधी गिल्टी है, कन्विक्टेड है और जो सेंटेंसिंग है, जो सजा है, वो मैक्सिमम पॉसिबल सजा दी गई है। ये भारत के कानून में आज तक कभी और कहीं नहीं हुआ है। तो ये कुछ तथ्य और तारीखें हैं जो आपको मैंने रख दी है। इस मंच से मैं मजिस्ट्रेट जस्टिस वर्मा को अभी कंग्रेचुलेशंस कहना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ। जजमेंट के बाद उनकी पदोन्नति हुई है और ये सिर्फ वो तथ्य हैं जो इस देश को जानने ज़रूरी हैं
कि एक डोरमेंट पड़ा केस जहां पे याचिकाकर्ता स्टे लेकर आता है, स्टे की एप्लीकेशन विड्रॉ करता है, जब अडानी के खिलाफ बयान होता है, जज मजिस्ट्रेट बदल जाता है, जजमेंट आता है, मजिस्ट्रेट की पदोन्नति होती है। मैंने कोई आक्षेप नहीं लगाया है, कुछ तथ्य आपके सामने रखने का काम किया है। द कंक्लूजन टू बी ड्रॉन इज ऑन योर अकाउंट, नॉट आवर्स। I'll go one by one. Please wait. लगातार आप लोग अडानी वाले मामले को लेके कांग्रेस अग्रेसिव है और वो कह रही है कि राहुल गांधी ने जो अडानी के मामले को संसद में उठाया उसके बाद ये सब कुछ हुआ। इसके साथ ही विपक्ष भी मतलब सत्ता पक्ष है वो भी एक काउंटर विषय लेके आया है कि रॉबर्ट वाड्रा का भी तो डील था अडानी के साथ। इस चीज को जबकि ऑलरेडी पैरेलल अडानी के साथ इनकी भी संबंध है, आपके भी संबंध है, इस पे आप क्या कहते हैं? ये सारी बातें ध्यान भटकाने के लिए हैं। बिल्कुल होगा, उनकी कोई तस्वीर भी होगी उनके साथ। रॉबर्ट वाड्रा इस देश के प्रधानमंत्री हैं। 9 साल से इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और सवाल सत्ता से, संसाधन से, संस्थाओं से उनसे पूछे जाएंगे। रॉबर्ट वाड्रा ने तो 609 नंबर से 2 नंबर पर नहीं ले आए गौतम अडानी जी को। रॉबर्ट वाड्रा जी ने तो मुझे नहीं लगता कि उड्डयन मंत्रालय के रूल्स बदलकर उनको 6 एयरपोर्ट दे दिए, जबकि फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग ने आपत्ति जताई थी। मुझे नहीं लगता श्री वाड्रा ने उनके लिए एसईजेड और पोर्ट्स के रूल बदले। मुझे नहीं लगता कि उन सब लोगों के खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई के केसेस कर दिए गए, फिर वो केसेस एनसीएलटी में चले जाते हैं, एनसीएलटी से वो एसेट्स बिकते हैं और वो सब गौतम अडानी की गोदी में आ जाते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि उनका ये पावर भी है और वो सत्ता में भी है कि ये सब कर सकते हैं। तो जिसने ये किया, सवाल तो उसी से पूछा जाएगा ना। आप तमाम तस्वीरें दिखाते रहिए, क्या तस्वीरें लोगों को चुप करा देंगी? और मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं पर भाजपा का नैतिक दिवालियापन तो दिखाता है, ये मानसिक दिवालियापन भी दिखाता है कि आपकी तस्वीर है। हाँ है तस्वीर, लेकिन 9 साल से सत्ता में आप हैं। आपके रहमो करम के चलते जो हुआ है गौतम अडानी के साथ वो हुआ है। आपके रहमो करम के चलते आज सवाल पूछा जा रहा है कि 20,000 करोड़ किसके हैं, कहां से आए अडानी की कंपनी में। ये तो श्री वाड्रा नहीं ला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बेमानी बात है और ये सिर्फ मुद्दे से भटकाने की बात है। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि जो कायर होता है ना, जब वो झूठ भी बोलता है तो अपनी और बखिया उधेड़ता है, और वही काम हो रहा है। गांधी भी इस तरह का कोई स्टेप लेने वाले हैं कि निचली अदालत ने जो फैसला लिया है उसके खिलाफ? राहुल गांधी जी की लीगल स्ट्रैटेजी क्या होगी, वो क्या करेंगे, उनका अगला कदम क्या होगा, वो कौन से कोर्ट जाएंगे? पिछले 96 घंटे से मैं ये बड़ी सारी नसीहत भाजपा वालों के मुंह से सुन रही हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बोल रहे हैं वो फलाने कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं, उनकी लीगल टीम काम नहीं कर रही है। प्रभु, अपनी मुफ्त की लीगल सलाह अपने पास रखिए, अपना टाइम अडानी की जांच कराने में बिताइए, अपना टाइम महंगाई को कम करने में बिताइए, अपना टाइम रोजगार दिलाने में बिताइए। हमारे पास लॉयर्स हैं और ये हमारा अधिकार क्षेत्र है, हम क्या करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में या एक टीवी डिबेट में बैठकर हम अपनी रणनीतिक फैसले लेंगे। ये राहुल गांधी जी का प्रेरोगेटिव है, उनकी बहुत अच्छी लीगल टीम है, ये डिसाइड करेगी एंड ही विल कम बैक विद द कंक्लूजन। कल केजरीवाल ने अपने हाउस में कहा कि ये पैसा अडानी का लगा, अडानी के उसमें लगा है, ये सारा का सारा पैसा मोदी का पैसा लगा हुआ है। तो कांग्रेस क्यों नहीं सीधे सीधे कहती, इससे क्यों बच रही? कांग्रेस ने पहला सवाल उठाया इस पे। राहुल गांधी जी की सदस्यता गई है क्योंकि हमने अडानी की बकिया उधेड़ी है। असलियत यह है कि कांग्रेस अगर ना इसके फोरफ्रंट पे रहती तो अडानी का नाम कब का लुप्त हो चुका होता। आप कह रहे हैं हम आगे से नहीं बोल रहे हैं, हमारे सबसे बड़े नेता की सांसद ही चली जाती है और आप कह रहे हैं हम आगे से नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी ने एक सवाल इस देश के सामने रखा है, इस देश को भी तो कुछ पूछना। एक मिनट मुझे बोल लेने दीजिए। 20,000 करोड़ किसके हैं? 5.9 बिलियन डॉलर उनकी कंपनी में एफडीआई में आए, 2.6 बिलियन डॉलर, लगभग 3 बिलियन डॉलर, करीब 20,000 करोड़ रुपए, एक्चुअली उससे ज्यादा है, करीब 20 से 23,000 करोड़ रुपए ऑफशोर की उन कंपनी से आए जो शेल कंपनीज हैं। ये पैसा किसका है? और मैं तो अपनी नेता की बात को दोहराऊंगी, अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में उनके पास इतना कैश फ्लो हो ही नहीं सकता। अब ये तो एक मिनट, कुछ तो जांच सरकार भी करेगी ना। सरकार ट्रोल बनने के लिए,
सरकार फालतू के आक्षेप लगाने के लिए, सरकार बिना पलक झपकाए झूठ बोलने के लिए, सरकार सिर्फ दोस्ती निभाने के लिए तो नहीं बिठाए गए ना सरकार में। सरकार की एजेंसियां हैं, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, ईडी है, आरबीआई है, सेबी है, इंश्योरेंस रेगुलेटर है, ये सब लोग हरकत में आए ना। अगर हम ही आक्षेप लगाएं, हम ही सारे जांच कर दें तो हम सरकार चलाएंगे ना। सरकार जो चला रहा है उसके सामने हमने एक आक्षेप रखा है और ये सारी दुनिया कर रही है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारी सरकार के मुंह पर ताला लगा होगा, हमारी सरकार के मुंह में दही जमी है, लेकिन दुनिया की सारी संस्थाएं अडानी के खिलाफ प्रोब कर रही हैं। यूके का फेयर प्राइस रेगुलेटर, एलारा कैपिटल जो अडानी में पैसा लगाता है उनके खिलाफ और अडानी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। डाउ जोन्स और एसएनपी ने अडानी के स्टॉक्स को अपने इंडेक्स से निकाल दिया। स्टैंडर्ड चार्टर्ड, क्रेडिट स्विस और सिटी बैंक कहता है हम इनके बॉन्ड नहीं लेंगे। कल जो रिपोर्ट आई है उसमें तमामों ऐसी बातें आई हैं जो इनकी शेल कंपनीज के बारे में। तो अगर सवाल भी हम पूछेंगे, साक्ष्य भी हम देंगे, तो ये लोग क्या करने के लिए बैठे हैं? झुंझुना बजाने के लिए? नहीं, जवाब तो इनको देना पड़ेगा। Somebody had a question here. अभी जो पंजाब का सिनेरियो है उसमें सरकार और बीजेपी के लेवल पे पूरा ये खालिस्तान मूवमेंट वगैरह। I want to stick to this topic. आज हमारी ये विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी पर है, तो आप मुझे क्षमा करिएगा, किसी और दिन हम आपके बाकी सवाल लेंगे। हमारे पीसीसी इंचार्ज, एक मिनट उनके जवाब तो लेने दीजिए, आप ही के मित्र हैं, आप ही के मित्र से जवाब दे रही हूँ। ये आपको कभी और जरूर बोलेंगे, बट नॉट टुडे। थैंक यू। जलंधर बायपोल की डेट अनाउंस हो गई है, इस तरह से देखते हैं 10 तारीख को। ठीक है यार, आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे। चंगी गल है कि जलंधर बायपोल की जोड़ा डेट है वो अनाउंस हुई है। मेरे ख्याल 10 मई डेट अनाउंस हुई है और सानू पूरी उम्मीद है कि इस बारी जोड़ा मैंडेट है वो कांग्रेस पार्टी नू, क्योंकि साढ़े बहुत ही सत्कारयोग लीडर चौधरी संतोख सिंह जी उतों मैंबर ऑफ पार्लीमेंट सीगे 2 बारी, और पूर्ण उम्मीद है कि हुण जिहड़ी टिकट है कांग्रेस पार्टी ने धर्मपत्नी उन्होंने धर्मपत्नी नूं दित्ती है और कांग्रेस पार्टी की पूर्ण तैयारी है। और मैनू पूर्ण उम्मीद है कि असी जिहड़ा ये बाय इलैक्शन है वड्डे मार्जिन के नाल कांग्रेस पार्टी है जितेगी। मैं आपने क्योंकि कर्नाटक पर पूछा तो कर्नाटक पर बोलना ज़रूरी है, क्योंकि कर्नाटक की जो सरकार है वो इस देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। 40% कमीशन खोरी की सरकार है। उनके सीएम को पे सीएम कह दिया जाता है। उनके कार्यकर्ता ये कहकर खुदकुशी करते हैं कि मुझसे भी 40% वसूली हो रही है। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन मोदी जी को बार बार चिट्ठी लिखती है। कर्नाटक जो सबक सिखाएगा वो लोकतंत्र का परचम लहराएगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आपने अडानी पर एक सवाल पूछा था। आपका और मेरा पैसा भी जो ईपीएफ में लगा है वो अडानी के स्टॉक में लगा है। चिंता आपको भी करनी चाहिए मेरे भाई, बड़ी गहन चिंता की बात है। ईपीएफ में लगा जो पैसा होता है वो हर व्यक्ति या तो घर खरीदने के लिए, रिटायरमेंट के लिए, लड़के की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए, ऐसी चीजों के लिए लगता है। लेकिन अब पता चल रहा है कि भैया वो पैसा भी अडानी के स्टॉक में लग गया। वो कितना डूबा है, क्या हुआ है, हम नहीं जानते, लेकिन असलियत ये है कि आपका और मेरा पैसा भी दांव पर लगा है। सजग होइए, सोचिए इस बारे में। थैंक यू। राजनीतिक आप ये दे देंगे ना, they'll give it. नहीं, not from me. They'll give it. I am here to do a special press conference. I hope you will appreciate that. चलो। पंजाब में मैं लेने के लिए बैठा हूँ। तो राघवीर जी आप रोज ही करते हैं और ये गल यार जे वो स्पेशली शी इज डूइंग दिस। देखो उन्होंने कर्नाटका की इलेक्शन की गल की, जर्नल थे बाय इलेक्शन के बारे में दस सी। व्हाट डू यू वांट टू आस्क ऑन बाय इलेक्शन? He just spoke on by-election. थैंक यू। नहीं कोई सवाल है थोड़ा था, क्योंकि मैं ये चाहता सीगा कि अज की जी स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस है असी कर ठीक है या देखो जथेदार साहब का ट्विटर अकाउंट क्यों बैन किया है, किस करके किया है, इस बारे
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਟਿੱਪਾ ਟਿੱਪਣੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਅਮਨ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਫਰ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਾਤਾਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਈ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਬਿਲकुल ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿल्कुल बच के नहीं निकलना चाहते। ट्विटर ना आज तो ये सुनिए दूसरे मुद्दे पे है ना, इसको क्यों आप अगर सुनिए, ट्विटर अकाउंट किसी व्यक्ति का भी, ना केवल जथेदार जी का, बहुत सारे प्रेस कर्मचारियों के भी ट्विटर अकाउंट बंद किए गए। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੀ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ नहीं हाँ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ हामी नहीं हाँ। पर मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, अगर आपकी परमिशन हो राजा भाई। अब आपने क्योंकि बात छेड़ ही दी है तो एक बात यहाँ पे कहनी जरूरी है। पंजाब के चुनाव के दौरान एक ही व्यक्ति ने सवाल उठाया था कि बड़ा डेंजरस है यहाँ पर कुछ भी हो जाना। ये बॉर्डर क्षेत्र है, यहाँ पर शांति बहाल होना, सुरक्षा बहाल होना जरूरी है। जिम्मेदार लोगों को बिठाइए। ये आपको याद है किसने कहा था? ये मेरे नेता राहुल गांधी ने कहा था।